हेलो दोस्तों, मैं हूं पारुल सैनी और स्वागत है आप सभी का विद्यावर्ष पारुल यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी क्लास की सीरीज में हमने जो पिछला लेक्चर था पॉलिटी का, उसमें देखा था कि जो सीजीआई होंगे या फिर जो न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी जो सैलरी होगी वो कौन डिसाइड करेगा। मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उन्हें अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, किसकी सलाह पर, जो भी आउटगोइंग जो सीजीआई होंगे उनकी सलाह पर, जो हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह पर, यानी कि एक पर्टिकुलर कोलेजियम बनेगा। कोलेजियम के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति की सहमति से, यानी कि राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। ठीक है, आज बात करेंगे हम एक्टिंग जज की और एडहॉक जज के बारे में, यानी कि बाकी जो जजेस होते हैं उनके बारे में, जो बाद में अपॉइंट किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग जज यानी कि कार्यकारी न्यायाधीश की। ये कौन होते हैं कार्यकारी न्यायाधीश? ये बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किस कंडीशन में? अगर जो सीजीआई है, सीजीआई अपने पद पर आसीन नहीं है, यानी कि जो सीजीआई है उनका पद अगर रिक्त है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, किसी भी वरिष्ठ जज को एक्टिंग जज नियुक्त कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जितने टाइम तक के लिए जो सीजीआई है उनका पद रिक्त है। और आर्टिकल 126 में कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर हम तदर्थ न्यायाधीश की बात करेंगे तो तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताया गया है आर्टिकल 127 में। तदर्थ का मतलब होता है कि अभी हमें उसकी जरूरत है, यानी कि एडहॉक जज, एडहॉक मतलब अभी अभी के लिए जरूरत है, आवश्यकता अनुसार। ठीक है, आवश्यकता अनुसार हम क्या कर सकते हैं, नियुक्त करते हैं उन्हें। लेकिन कंडीशन क्या होगी एडहॉक जज को नियुक्त करने के लिए? अगर कोरम कंप्लीट नहीं है। ठीक है, कोरम अगर कंप्लीट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एडहॉक जज नियुक्त कर सकते हैं। उन्हें अपॉइंट कौन करेंगे? सीजीआई करेंगे, लेकिन किसकी सहमति से? प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की हमें क्या लेनी पड़ेगी, पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी। तब क्या कर सकते हैं, सीजीआई जो होंगे वो अपॉइंट कर सकते हैं एडहॉक जज को। और ये जो एडहॉक जज नियुक्त करेंगे वो कौन होंगे? हाई कोर्ट के जज होंगे। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होगी वो क्या होगी, वो एडवोकेट भी हो सकते हैं अगर वो हाई कोर्ट में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन एडवोक के लिए सिर्फ कौन नियुक्त किए जाएंगे? जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे, सिर्फ हम उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड बात करते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश की, यानी कि जो रिटायर्ड जज होते हैं उनके बारे में। आर्टिकल 128 में इसके बारे में बताया गया है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में। इन्हें भी क्या कर सकते हैं, सीजीआई अपॉइंट कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज मैंने आपको बताई थी, वो बताई थी 65 ईयर, और हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो है 62 ईयर। यानी कि हाई कोर्ट का जो जज है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो रिटायर हो चुके हैं, अपना अपना उन्होंने कार्यकाल पूरा कर लिया। लेकिन फिर भी सीजीआई को क्या लगता है कि इनकी सर्विस अच्छी थी या फिर इन्हें ज्यादा नॉलेज है, तो सीजीआई क्या कर सकते हैं, इन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते। इनकी मर्जी होगी, ये आना चाहे तो आ सकते हैं। तो सीजीआई रिक्वेस्ट करेंगे इन्हें अपनी सर्विस देने के लिए कोर्ट में। लेकिन उस टाइम पे इन्हें देखो पेंशन भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, जो अलाउंसेस है, जो सुविधाएं हैं जो एक जज को मिलती है वो सब मिलेगी। लेकिन उस टाइम पे इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कहा जाएगा। बाकी जो सारी की सारी जो सारी की सारी स्पेशलिटीज है या फिर जो भी उन्हें अलाउंसेस या फिर सैलरी वगैरह दी जाती है वो सब इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसी ही मिलेगी। देखो, अब अपने न्यायाधीशों यानी कि जज की अपॉइंटमेंट देख ले कि उन्हें कौन किस तरीके से अपॉइंट कर सकता है। अब देखेंगे पद मुक्ति यानी कि रिलीव की कंडीशन में। आपको मैंने बताया कि जो न्यायाधीश है यानी कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो कैसे जो अपने पद से रिटायर होंगे, वो अगर 65 साल के हो चुके हैं तो वो क्या होंगे, अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन 65 साल से पहले अगर उन्हें रिलीफ देना है तो कैसे करेंगे, वो सिर्फ दो आधार पर हो सकता है। आर्टिकल 124 के जो क्लोज है 4 में वो बताया गया है कि सिर्फ दो आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जजों को रिलीव कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास असमर्थता, यानी कि इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मतलब है कि अगर हमें लगता है कि जो जज है, जज की जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है, यानी कि वो फैसला देने में अपना न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। सेकंड है हमारा मिसबिहेवियर कंडक्ट, या फिर अगर जो मिसकंडक्ट है वो प्रूफ हो जाता है, यानी कि सिद्ध कदाचार हो जाता है अगर, तो भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उन्हें उनके पद से त्याग करने के लिए कह सकते हैं। देखो, इससे जो मिसबिहेवियर है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आकर कह देगा कि जो मिसबिहेवियर है वो प्रूफ हो चुका है तो जो जजेस है उनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके लिए क्या होती है, एक समिति बनाई जाती है। ठीक है, एक समिति बनाई जाएगी और इस समिति के जो हेड होंगे, समिति के जो हेड होंगे वो होंगे हमारे सीजेआई। ठीक है, सीजेआई अभी फिलहाल में कौन है, बी आर गवई, ये तो सबको पता होगा। बी आर गवई अभी हाल ही में सीजेआई है, अभी 52वीं मुख्य न्यायाधीश है अभी भारत के, बी आर गवई। तो इस समिति की जो हेड होंगे वो होंगे सीजेआई। और इसके अलावा उस समिति में होंगे हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे,
और दूसरे कुछ होंगे उसमें विशिष्ट या फिर एक्सपर्ट जूरिस्ट, ठीक है, एक्सपर्ट जूरिस्ट। और जो एक्सपर्ट एक्सपर्ट जूरिस्ट है उन्हें डिसाइड कौन करेगा, वो करेंगे सीजीआई, ठीक है। कमेटी बनाई जाएगी इन 3 लोगों से। इनसे क्या होगा, वो कमेटी बताएगी कि हाँ ये जो मिस इनके ऊपर जो कदाचार है वो सिद्ध करना है या नहीं करना है, यानी कि मिस बिहेवियर जो है ये प्रूफ होगा कि नहीं होगा। इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें सदन में बिल लाना पड़ेगा, ठीक है। सदन में बिल लाने के लिए अगर वो लोकसभा में, देखो कोई भी बिल है, अगर वो कोई भी बिल है, अगर वो सदन में मैं बात कर रही हूँ तो सदन का मतलब है कि या तो वो लोकसभा में लाया जाएगा या फिर वो राज्यसभा में। अगर वो लोकसभा में लाया गया तो फिर उसे बाद में राज्यसभा में भेजा जाएगा, अगर राज्यसभा में लाया गया तो फिर उसे लोकसभा में भेजा जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा अगर वो लोकसभा में आए हैं तो उसे कम से कम 100 मेंबर के साइन होने चाहिए, ठीक है, 100 मेंबर के साइन होने चाहिए। लेकिन अगर वो राज्यसभा में आया है तो उसके ऊपर 50 मेंबर के साइन होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 50 मेंबर के साइन होने चाहिए। अब जैसे मैंने मान लिया कि अगर वो लोकसभा में आए हैं तो इस लोकसभा में जब 100 मेंबर के साइन हो जाएंगे उसके बाद जो लोकसभा स्पीकर है उनकी सहमति भी आवश्यक होगी, ठीक है, उनकी सहमति की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि उनकी सहमति भी होनी चाहिए लोकसभा स्पीकर की। अगर राज्यसभा में आए हैं तो सभापति की सहमति चाहिए, ठीक है। इनसे सहमति यानी कि लोकसभा से आए तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से आए तो लोकसभा में जाएगा, ठीक है। इनकी सहमति मिलने के बाद फिर क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। वो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि इनके जो सदस्य हैं उनके 2/3 से वो पास होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो अगर पास हो गया तो पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे। राष्ट्रपति के साइन करने के बाद जो जज है उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि उन्हें पद से त्याग करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा जिस सेशन में ये जो बिल है ये स्टार्ट हुआ है, यानी कि जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है उसी सेशन में राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए। जैसे कि अगर बजट सेशन या फिर मानसून सेशन की अगर मैं बात करूं, देखो बजट के बाद मानसून आएगा, मानसून के बाद फिर शीतकालीन सत्र आएगा। अगर बजट सत्र में इनके ऊपर जो प्रक्रिया है हटाने की वो शुरू हुई है तो बजट सत्र में ही प्रेसिडेंट के साइन उस पर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बजट सत्र में हमारे पास बिल आया, यानी कि बिल हमने स्टार्ट किया और उनके जो साइन है राष्ट्रपति के साइन सोच ले कि मानसून में हो जाएंगे, उसी सत्र में राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए। अगर राष्ट्रपति के साइन उसी सत्र में या फिर उसी सेशन में नहीं होते हैं तो फिर अगले सेशन में दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी पूरी की पूरी प्रक्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर और जुरिडिक्शन की, यानी कि क्षेत्राधिकार की। सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर्स मिली हुई है और उनका क्षेत्राधिकार यानी कि उनके जो क्षेत्र का अधिकार है वो कहां तक अपनी सुनवाई कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। देखो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी पावर्स मिली हुई है। सबसे पहले देखते हैं उनकी जो मूल पावर है, मूल क्षेत्राधिकार, यानी कि जो मौलिक क्षेत्राधिकार है वो आर्टिकल 131 में दिया गया है। देखो आप इन आर्टिकल्स को याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जो मूल क्षेत्राधिकार है वो दिया गया है आर्टिकल 131 में। इसमें क्या कहा गया है कि देखो जैसे हमने कहा कि सुप्रीम जो सेंटर है और जो स्टेट है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर किसी चीज को लेकर कोई विवाद हुआ है तो उसका फैसला सिर्फ कौन सुना सकता है, सुप्रीम कोर्ट। सेंटर और स्टेट, ठीक है, सेंटर और स्टेट, एक साइड हमने कहा कि सेंटर है और एक साइड स्टेट है तो इसका फैसला कौन सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। हमने कहा कि एक तरफ सेंटर और स्टेट, कुछ स्टेट हो गए और दूसरी तरफ दूसरे स्टेट हो गए, ठीक है, एक तरफ सेंटर प्लस कुछ स्टेट और दूसरी साइड दूसरे स्टेट हो गए, तो उनके बीच में भी जो फैसला है वो कौन सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। और तीसरी कंडीशन है कि अगर एक साइड कुछ स्टेट हो गए दूसरी साइड दूसरे स्टेट हो गया तो इसके बीच में भी जो फैसला होगा वो कौन सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट। देखो याद रखिएगा जब भी स्टेट का मामला आएगा, यानी कि जिस भी जो मामला है उसमें अगर दो स्टेट के बीच में कंफ्लिक्ट होगा तो उसमें जो फैसला देगा वो सुप्रीम कोर्ट देगा, क्योंकि जिस भी स्टेट की कोर्ट अगर फैसला देगी तो वो बायस तरीके से देगी, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार यानी कि कोई भी राज्य सरकार का कोर्ट या फिर कोई भी जो राज्य कोर्ट है वो अपने स्टेट को हानि नहीं पहुंचाना चाहेगा, तो इसलिए बायस ना हो फैसला तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। मूल क्षेत्राधिकार आप समझ गए, ऐसा क्षेत्राधिकार जिस पर वो कोई भी हाई कोर्ट निर्णय नहीं सुना सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय सुना सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार की। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, अपील का अंतिम न्यायालय है, ठीक है। जो लास्ट कोर्ट है अपील करने के लिए वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इसमें इनकी जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो बताए गए हैं आर्टिकल 132 में, 33, 34 और 36 में, ठीक है। ये जो 4 आर्टिकल है इसके बारे में अपीलीय क्षेत्राधिकार में बताया गया है। इसमें क्या है कि जो भी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया, चाहे वो दीवानी मामला हो
या फिर फौजदारी मामला हो, उनके जो खिलाफ है उस फैसले के खिलाफ हम कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, दीवानी या फौजदारी से कोई भी मामला जुड़ा हुआ हो जिस पर जो हाई कोर्ट है उसने अपना फैसला सुना दिया है, उसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये दिया गया है आर्टिकल 132 में। ठीक है, फिर इसमें आर्टिकल 133 में क्या बताया गया है कि दीवानी मामले जिसमें कोई भी विधि का प्रश्न, ठीक है, लोगों का कोई भी क्वेश्चन अगर ऐड हो या फिर संविधान की व्याख्या करनी हो, तो दीवानी मामले वो सारे के सारे किस में जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर जो हाई कोर्ट है वो प्रूफ कर दे कि ये मामला संविधान से जुड़ा हुआ है या फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ है, तो वो जो दीवानी मामला है वो कहां पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया जाएगा। ठीक है, 134 में दिया गया है फौजदारी मामलों से रिलेटेड। देखो, हमने कहा कि जो अधीनस्थ न्यायालय है यानी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, इसमें 3 कंडीशन है बेसिकली कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने अगर किसी व्यक्ति को रिहा कर दिया या फिर इससे उसे जो उस पर दोष लगा था उससे मुक्त कर दिया, लेकिन फिर जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया? उसे मौत की सजा दे दी। याद रखिएगा, मौत की सजा दे दी, तो फिर क्या होगा? जो व्यक्ति होगा वो कहाँ अपील कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। पहली कंडीशन तो ये हुई कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो थे, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन जो हाई कोर्ट थे, हाई कोर्ट ने उसे क्या दे दी? मौत की सजा। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? हाई कोर्ट ने क्या किया कि जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनसे कोई भी मामला लेकर अपने आप हस्तांतरित कर लिया, अपने पास ले लिया और उस व्यक्ति को क्या सुनाई? मौत की सजा। ठीक है, दोनों में कॉमन है मौत की सजा, इसमें भी मौत की सजा सुनाई है और दूसरे वाले में भी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो दी है वो मौत की सजा दी है। तो फिर क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर हाई कोर्ट खुद ये प्रूफ कर दे कि ये जो मामला है ये संविधान की व्याख्या से जुड़ा है और इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई इसमें भी फौजदारी वाले मामले में। 136 में बताया गया है कि कोई भी जो विशिष्ट मामले होंगे उनके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब जो वो विशिष्ट मामले हैं वो कौन से होंगे? देखो, किसी भी स्टेट में किसी भी कोर्ट ने या फिर किसी भी अधिकरण ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उनके फैसले को बदल सकते हैं अगर उसने संविधान की सही से व्याख्या या फिर संविधान के विरोध में उन्होंने कोई फैसला सुनाया है। ठीक है, विशिष्ट मामले में ये आ गया। याद रखिएगा आर्टिकल 226, ठीक है, आर्टिकल 226 बात करता है अंतर्राज्यीय जल विवाद की। ठीक है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम जो है वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत बनाया जाता है। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि अगर अंतर्राज्यीय जल विवाद है, 2 राज्यों के बीच में किसी नदी को लेकर विवाद है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उनका मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसके जो बेसिस है उस पर फैसला नहीं सुना सकता। इसमें अधिकार दिया गया है संसद को। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है उसमें बच्चे सोचेंगे कि 2 राज्यों के बीच में विवाद है तो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा, लेकिन याद रखिएगा अगर जल से संबंधित यानी कि नदी से संबंधित कोई भी अगर विवाद होता है तो उसके ऊपर फैसला संसद सुनाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अभिलेख न्यायालय बताया गया है आर्टिकल 129 में। इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश या फिर जो भी निर्णय दिए जाएंगे वो अभिलेख के रूप में क्या होंगे? संग्रहित किए जाएंगे, यानी कि कोई भी हाई कोर्ट है या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट है वो इनके जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे, जो ऑर्डर्स होंगे, उसे विधि मानकर न्याय सुनाएगा या फिर निर्णय देगा। इनके जो फैसले होंगे उन्हें एक विधि के तौर पर यानी कि एक लॉ के तौर पर काउंट किया जाएगा। और दूसरी बात है, देखो अभिलेख होने का 2 मतलब है, एक तो कि इनके जो निर्णय है उन्हें विधि माना जाएगा, यानी कि जो दूसरे अगर उसी के अकॉर्डिंग कोई फैसला या फिर कोई केस आता है तो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसी के आधार पर अपना निर्णय देगा। और दूसरी बात क्या है कि अभिलेख न्यायालय का होने का मतलब है कि तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी अवमानना के आधार पर किसी को भी दंड दे सकता है। अवमानना के आधार पर अगर किसी ने बेइज्जती की है न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं? उन्हें दंड या फिर सजा का प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया गया है आर्टिकल 129 में। अब बात करते हैं परामर्शी अधिकारिता की। तो परामर्शी अधिकारिता का मतलब है, और ये दिया गया है आर्टिकल 143 में, परामर्शी का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई भी विषय या फिर कोई भी सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट से हमें क्या करना है, उससे परामर्श लेना है, तो राष्ट्रपति 143 के अंतर्गत उनसे परामर्श मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें देंगे परामर्श, लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। अब इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाध्यकारिता नहीं है, लेकिन अगर संविधान के बनने से पहले का क्वेश्चन अगर राष्ट्रपति पूछते हैं, संविधान के बनने से पहले के कोई कानून के ऊपर राष्ट्रपति क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो देने के लिए बाध्यकारी होंगे, लेकिन उस कंडीशन में भी जो राष्ट्रपति होंगे वो उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे, वो सिर्फ परामर्श देंगे
बाकी काम खत्म। ठीक है, अगली पावर है सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, यानी कि कोई भी अगर अपील करता है या फिर कोई भी याचिका करता है सुप्रीम कोर्ट में, अपना केस दायर करता है कि उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है। मैंने आपको बताया था, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस या फिर प्रोहिबिशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत 5 तरीके की रिट जारी कर सकते हैं। देखो, ये जो रिट जारी करने का अधिकार है ये किसके पास है, ये हाई कोर्ट के पास भी है। ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार नहीं है, यानी कि केवल सुप्रीम कोर्ट में जारी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट में भी जारी हो सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट भी नहीं जारी कर सकता है, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा ऐसा नहीं लिखा। ठीक है, सिक्स हम बात करेंगे पुनर्विलोकन का अधिकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला सुनाया है उसे वो क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। ठीक है, पुनर्विलोकन का मतलब है कि वो रिव्यू कर सकता है अपने फैसले को। अगर सुप्रीम कोर्ट का लगता है कि उसने जो फैसला सुनाया है वो विधि के अनुरूप नहीं है, या फिर वो न्याय नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर रहा वो फैसला, या फिर उसने जो जस्टिस सुनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, आर्टिकल 137 के तहत उसे पुनर्विलोकन या फिर उसका रिव्यू कर सकता है। ठीक है, सेवन हम देखेंगे कि संविधान का संरक्षक। देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो संरक्षक है वो बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि संसद कोई भी ऐसा लॉ अगर पास करती है जिसमें जो संविधान है, संविधान की व्याख्या का गलत मतलब, यानी कि संविधान की गलत व्याख्या हो रही है, या फिर संविधान के जो मूल क्षेत्राधिकार है, यानी कि या फिर उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हनन हो रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस बिल को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें जो संविधान है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस बिल को फेल कर सकता है या फिर उसे निरस्त कर सकता है। ठीक है, संविधान का संरक्षक बताया गया है किसे, सुप्रीम कोर्ट को, किसमें, संविधान में। ठीक है, वहां तक थी सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर्स। ठीक है, अब लगभग सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर लगभग खत्म है। बस आप ये देख लीजिए कि आर्टिकल जो 130 है, ठीक है, आर्टिकल 130 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के स्थान की। ठीक है, ये पीछे नहीं बताया, आर्टिकल जो 130 बात करता है वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट के स्थान की, कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा, दिल्ली में। ठीक है, आर्टिकल 130 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा, दिल्ली होगा। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे, यानी कि अगर सीजेआई चाहे, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना स्थान स्थानांतरित भी कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी भी स्टेट में, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ तक था हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यावर्स पर्ल यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।